गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आपका हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 18 अगस्त 2023 है। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक फाइटिंग स्टीरियोटाइप, जो कि आपके जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो रिसेंटली आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं उसके ऊपर ही आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं पहला आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल फाइटिंग स्टीरियोटाइप के ऊपर है। ये अभी क्या हुआ है, कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दी है जो कि जेंडर टाइप कास्टिंग, मतलब इस टाइप के वर्ड हैं जिससे पता चलता है कि कौन से जेंडर के प्रति कौन से शब्द कहे जाते हैं, उनके ऊपर काफ़ी चेंजेस लाए हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि जो राइट्स हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, लीगल राइट हैं, वो सबके लिए बराबर हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया, एक गाइडलाइन टाइप में इशू किया सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है क्या, स्टीरियोटाइप एक पार्टिकुलर प्री डिटरमिन्ड नोशन होता है कि पार्टिकुलर जेंडर ऐसा है। फॉर एग्जांपल, मेल के बारे में बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं या लड़कियां ये हैं। जैसे आप ऑटो का कलर देखो, पिंक कलर है, उनके ड्रेस कोड हो गए। पार्टिकुलर जॉब्स में बोला जाता है कि नहीं, मिलिट्री सर्विस में लड़कियां फिजिकल एक्टिविटी बहुत हार्श होती है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मतलब एक पहले ही लोगों ने माइंडसेट बना लिया कि ये वाला काम लड़के कर सकते हैं, ये वाला लड़कियां कर सकते हैं। और इसी स्टीरियोटाइप के कारण क्या होता है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट हो जाती है। और इन्होंने, कोर्ट ने क्या किया, काफ़ी मतलब डूज एंड डोंट्स, क्या क्या करने चाहिए जब भी जुडिशियल डिसीजन मेकिंग करोगे, तो जजेस के लिए एक डूज एंड डोंट्स का एक स्टैंडर्ड सेट किया कि आपको ये सब नहीं करना। एक हैंडबुक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको, उसके अगेंस्ट में फाइट करना, ताकि जो जज हैं वो उस टाइप की लैंग्वेज यूज़ करें जिसमें कि न तो कोई पुराने नोशंस का इस्तेमाल किया गया हो, न कोई इनकरेक्ट आइडिया जाए कि वीमेन के बारे में। उन्होंने एक अल्टरनेटिव वर्ड्स ऑफर किए हैं कि आपको ये वाले वर्ड और फ्रेजेस यूज़ करने हैं जब भी कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या कोई हियरिंग स्टार्ट करनी है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं इंस्टेड ऑफ द वर्ड अफेयर्स। कई बार क्या होता है, जब भी कोई मैरिज या डिवोर्स से रिलेटेड केसेस होते हैं तो उसमें अफेयर्स वर्ड यूज़ किया जाता है। उन्होंने बोला नहीं, इसकी बजाय आप यूज़ कर सकते हो रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज। मतलब एक डिसेंट सा वर्ड है, ताकि उसमें एक पार्टिकुलर इस टाइप का नोशन न जाए कि ये तो अफेयर्स है। सेकंड देखो, वर्ड अडल्ट्रेस। अडल्ट्रेस को भी बताया कि इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो कि वीमेन हु हैव एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड द मैरिज। मतलब एक सेंटेंस टाइप में हो गया, फ्रेज चेंज हो गई। तो उनका उद्देश्य ये है कि इस टाइप के वर्ड यूज़ करें कि जेंडर स्टीरियोटाइप कम हो जाए। और उसके अलावा जितने भी डेरोगेटरी, जिससे क्या होता है डिग्निटी हार्म होती है, उनको भी वहाँ पे ड्रॉप किया गया है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि ऐसा नहीं बोल सकते कि चेस्ट वीमेन, कि भाई कोई साध्वी औरत है, ये नहीं बोल सकते। ड्यूटीफुल, कि घर में वीमेन की ये ड्यूटीज है। वाइफ नहीं बोलोगे, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ क्या हो गई, मतलब कि घर की वाइफ। मतलब उसकी बजाय आप सिंपल वर्ड यूज़ करो ना, वीमेन यूज़ कर सकते हो, वाइफ यूज़ कर सकते हो, होम मेकर, मतलब इस टाइप की यूज़ करो जिससे थोड़ा पॉजिटिव कोनोटेशन हो वीमेन के प्रति। नेक्स्ट बताया कि जो आदमी के प्रति हैं वो भी वर्ड इन्होंने काफ़ी चेंज किए हैं। जैसे पहले वर्ड क्या होता है, इफेमिनेट। इफेमिनेट होता है कि जो सेम जो वीमेन के कॉन्टेक्स्ट में वीमेन को बोला जाता है, उसी तरह मैन को भी इफेमिनेट, मतलब वीमेनली बिहेवियर जो बोला जाता है आदमी का, थोड़ा बहुत अगर नेचर हो, तो उस वर्ड को हटाया गया। दूसरा फैगेट, कि अगर ये जो गे और इस टाइप की रिलेशनशिप है उस वाले को भी हटाया गया। मेनली वही था कि इससे क्या हो रहा था कि जो इंडिविजुअल का सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो आप डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर रहे हो। जैसे होमोसेक्सुअल है, बायोसेक्सुअल है, तो ये भी अपने आप में एक स्टीरियोटाइप ही है। और मेन उद्देश्य यही है कि जो लोगों का पहले ही एक आइडिया बना हुआ है कि ये सही है, ये गलत है, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों का एक्सक्लूजन हो जाता है सोसाइटी से। मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस कर सकते हैं, चाहे वो जेंडर के नाम पे देखो, कास्ट के नाम पे, इथनिसिटी पे, उसी को चीज़ करने के लिए। क्योंकि ये कॉमन प्रजम्पशन बनी है कि जो इसी से रिलेटेड है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, असोल्ट हो रहा है, रेप हो रहा है, जितने वायलेंट क्राइम हो रहे हैं, ये आप देखो कि मेनली स्क्यूड अगेंस्ट द वीमेन है। क्योंकि अल्टीमेटली वीमेन को ही सफ़र करना पड़ सकता है, चाहे कोई डिवोर्स का केस हो, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का, कोई डोरी का। तो इसमें उद्देश्य यही था कोर्ट का कि जो स्टीरियोटाइप है उसको कम किया जाए। और दूसरा आप ये देखो कि कोर्ट ने इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाई कि वीमेन के प्रति आप देखो कि वीमेन क्या पहनती है, ट्रेडिशनल क्लोथ पहनती है या नहीं पहनती है, या स्मोकिंग करती है, ड्रिंक करती है। जब भी उसको कोई मुसीबत की ज़रूरत होती है, कोई उसको घर तक छोड़ के आता है, तो उसको कई बार क्या होता है कि मिसयूज़ किया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि वीमेन को अगर जब भी सेक्सुअल असोल्ट किया जाएगा, पहले कंडीशन में क्या था कि उसको इमिडिएटली रिपोर्ट करने, अदरवाइज बाद में वो बोलते हैं कि नहीं ये तो फेक है।
तो उस चीज़ को कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया कि इमीडिएटली रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप बाद में भी कर सकते हो। दूसरा क्या है, कोर्ट ने बोला कि जो आपको सोशल रियलिटीज़ को देखना है, कोर्ट बेसिकली क्या कर रहा है, जजेस को डायरेक्शन दे रहा है कि आपको सोशल रियलिटीज़ को ध्यान में रखना है, क्या क्या चैलेंजेस वीमेन के द्वारा फेस किए जाते हैं उसको बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही गलत धारणा है कि आप पहले से ही अज्यूम कर लेते हो कि वीमेन थोड़ी सी इमोशनल होती है, उसमें इमोशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलॉजिकल मतलब कि वो लॉजिकल डिसीजन नहीं लेती और उसको डिसीजन मेकिंग पावर है नहीं और वो ले भी नहीं सकती। ये अपने आप में एक इलॉजिकल और बहुत ही गलत अजम्पशन है। और ये भी अपने आप में एक स्टीरियोटाइप प्रिजम्पशन है कि जैसे कि आप बोलो कि नहीं वीमेन को तो हमेशा भाई मदरहुड अच्छा लगता है, मतलब ये भी गलती है, क्योंकि वीमेन की मर्जी है कि वो पेरेंट बने या न बने। दूसरा, क्योंकि ये इंडिविजुअल की चॉइस है। यूनाइटेड नेशन ने भी बोला था अभी हेल्थ का जो समिट हुआ था कि बॉडीली ऑटोनॉमी, कि वीमेन को अपनी बॉडी के ऊपर पूरा अधिकार है कि उसको कब बच्चे भाई चाह रही या नहीं चाह रही, अगर नहीं चाह रही तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल की चॉइस है। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंडियन वीमेन है वो तो इस चॉइस से भारी होती हैं क्योंकि उनके पास में चूज़ करने का डिसीजन नहीं है। यहाँ पे क्या दिक्कत है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें आप देखो वीमेन को मैरिज का तो ऑप्शन ही नहीं दिया जाता। कई बार होता है कि उसको डायरेक्ट किया जाता है कि आपको इस लड़के से शादी करनी है, और क्योंकि इससे क्या होगा, बोला सोशल स्टिग्मा हो जाएगा, हमारी सोसाइटी में बेइज्जती हो जाएगी। बट उसको एजुकेशन और करियर का ऑप्शन नहीं दिया जाता, वहाँ पे उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है, नौकरी तक छोड़नी पड़ जाती है। अब राइटर ये कह रहा है कि ऑल दो जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, बट इसकी जो पेस है स्लो है, पेस को बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम जेंडर इक्वलिटी इंश्योर करने चाह रहे हैं तो फंडामेंटल चेंजेस बनाने पड़ेंगे हमें सोसाइटी में, लोगों के माइंडसेट में, और जितने स्टीरियोटाइप चीज़ें हैं कि पहले से जो प्री कंसीव्ड नोशन वीमेन के बारे में, मैन के बारे में, उसको बंद करना पड़ेगा। अब ये एक दूसरी बात बोलती हैं कि वीमेन का नर्चर अच्छा लगता है, वो घर में बच्चों की या औरों की मदद करने या केयर करने में, केयर इकोनॉमी में वीमेन का अच्छा रोल है। नहीं, ये सारे रॉन्ग नोशन है, दोनों मैन और वीमेन इक्वल हैं, दोनों फोकस करना चाहिए। तो ये हैंडबुक बहुत ही अच्छी गाइडलाइन बन सकती है जजेस को, ताकि स्टीरियोटाइप वर्ड यूज़ नहीं किया जा सके। सेम फॉर लायर्स। बट अल्टीमेट क्या है, ये कैटलिस्ट बन सकता है फॉर द चेंज इन द सोसाइटल लेवल। चेंज कैसे होता है, देखो पहले इंडिविजुअल लेवल पे चेंज आता है, फिर सोसाइटल लेवल पे चेंज आता है, उसके बाद आप गवर्नेंस लेवल पर बाकी लेवल पे चेंज ला सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली यही तो इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारी गवर्नेंस को। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, इसको आप जीएस पेपर 4 में भी इस्तेमाल कर सकते हो, जीएस आपके ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मेनली क्या है, ये आपस में इंटरव्यू है काफ़ी एक्सपर्ट के बीच में कि क्या चेंजेस हैं और क्या चेंजेस नहीं होने चाहिए थे। अभी रिसेंटली 11 अगस्त को यूनियन होम मिनिस्टर ने 3 बिल इंट्रोड्यूस किए थे लोकसभा में, जिसमें भारतीय न्याय संहिता बिल, जिसने रिप्लेस किया था इंडियन आईपीसी, इंडियन पेनल कोड को, मतलब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता बिल ने रिप्लेस किया। दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, जिसने सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 उसको रिप्लेस किया, और भारतीय साक्ष्य बिल ने रिप्लेस किया इंडियन एविडेंस बिल। मेनली क्या हो रहा है कि ये हिंदी नाम इनके इंट्रोड्यूस कर दिए कि आज के दिन 2-3 गवर्नमेंट के स्टैंड है कि सबसे पहले जो कॉलोनियल लीगेसी है उसको हम शेड अवे करना चाह रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं कि सोसाइटी की चेंजिंग एस्पिरेशन है, आज की डिमांड ये फुलफिल नहीं करे, काफ़ी आर्केक लॉज है उनको हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो यही कुछ इनके प्रोविजन के हिसाब से इसको चेंज किया गया। बट ये है कि जो प्रपोजल है उसमें काफ़ी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि जो अभी लॉज हैं वो मिसयूज़ किए जा रहे थे, इसलिए चेंजेस की ज़रूरत है, और क्या अमेंडमेंट इसके नए वाले बिल में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अभी ये कन्वर्सेशन है सोनम सहगल और प्रकाश सिंह गांधी, शाहरुख आलम, वो डिस्कस करते हैं कि नए लॉ की ज़रूरत है और कहाँ तक ये हों। पहले तो ये कि कैसे डिफरेंट है नया बिल पुराने वाले लॉज से। प्रकाश सिंह ये कह रहे हैं कि ये भाई सच है कि जो आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है ये इंडिया में फुल्ली ऑपरेशनल, और उनके जो सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यूज़ किए जा रहे हैं। और पब्लिक को काफ़ी सेक्शन तो याद भी होगा, जैसे 302 का एग्जांपल देखो, 376 का एग्जांपल, 377 का एग्जांपल, 420 का एग्जांपल। लोगों को पता ही है कि भाई 420 चीटिंग से रिलेटेड है, 302 मर्डर से रिलेटेड है, 376 375 रेप प्रोविजन है, तो लोगों को काफ़ी यूज टू हो गए हैं। बट ये भी ये कहना थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर हो जाएगा कि भाई ये चेंजिंग वैल्यूज और सोसाइटी मीट करे, नहीं, क्योंकि जब सोसाइटी में वैल्यू चेंज होती हैं, जैसे आज के दिन देखो कि होमोसेक्सुअल मैरिज है, लिव इन रिलेशनशिप है, ये अपने आप में एक नया नॉर्म्स हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि नए लॉज और नई जो लोगों की एस्पिरेशन है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों को अपने विल के हिसाब से रहने की
एक फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि अभी की सोसाइटी के हिसाब से ये पूरी तरह सूटेड नहीं है। और आईपीसी कब बना, देखो 1860 में ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम, जब इंडिया ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी तब बना था। तो काफ़ी पुराना टाइम हो गया। अब जो सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सेस चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब यही है कि जो नए लॉ हैं वो क्या चेंज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें ओबियस सी बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक ट्रीमेंडस एक्सरसाइज है नए लॉज को चेंज करना, क्योंकि उसमें पूरी न्यू जनरेशन के हिसाब से चीज़ों को ध्यान में रखना की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि आर्टिकल्स जो आईपीसी का सेक्शन 175 है, इसमें 175 सेक्शन तो नए मतलब अमेंडमेंट किए गए हैं, और 8 नए सेक्शन को ऐड किया और 22 नए सेक्शन को रिपील किया गया। मतलब एक सेक्शन को किसी दूसरी जगह डाल दिया गया या उसके प्रोविजंस को रिपील कर दिया गया, ताकि हम अपनी नई भारतीय न्याय संहिता बिल बना सकें। दूसरा इसमें राइटर क्या कह रहा है शाहरुख आलम, कि ये ठीक है कि आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट ये आज के दिन की सोसाइटी की चेंजेस और उनके एस्पिरेशन को मीट नहीं करती, बट ये भी ज़रूरी है कि जो एम्बिग्यूटी है, मतलब डाउट्स जो काफ़ी क्रिएट कर दिया कि नए लॉ हैं वो पुराने लॉ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कैसे उसके द्वारा मैच होगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही है वर्ल्ड में कि क्रिमिनल जस्टिस जूरिस्प्रूडेंस है, जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो एग्जांपल दिया जाता है कि किसी को डिटेंशन मतलब किसी को कैद में कितनी देर रखा जा सकता है जब तक उस पर चार्जशीट ही फाइल ना हो। नॉर्मली क्या होता है, जैसे सेडिशन एक्ट है, उसमें किसी को अरेस्ट कर लिया, या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, इसमें किसी को अरेस्ट कर लिया। तो कई बार क्या होता है, इसमें तो किसी को डिटेन किया जा सकता है जब तक कि चार्जेस फ्रेम ना हो। और नॉर्मली क्या होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। स्कॉटलैंड का एग्जांपल दिया जाता है कि जब भी किसी को डिटेन किया जाता है तो उसको 6 घंटे के अंदर में आपको पेश करना पड़ेगा और उसके बाद चार्जेस फ्रेम करने पड़ेंगे, अदरवाइज डिटेंशन आप इलीगल कहा जाएगा। लेकिन हमारे कंट्री में देखो कि ये 60 दिन है, और नए बिल ने ये बोल दिया कि 90 दिन तक आप डिटेन कर सकते हो। तो आप ये देखो कि हम तो थोड़े से अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, लोगों को फंडामेंटल राइट्स और बाकी लीगल राइट्स के बारे में जानकारी बढ़ती जा रही है, और आज के दिन ह्यूमन राइट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। लेकिन अगर ये 60 दिन की बजाय 90 दिन हो जाएगा तो आप देखो, मतलब ये तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया, राइटर का ये कहना है। दूसरा क्या कह रहा है कि जो नए सीआरपीसी में जो चेंजेस किए गए हैं उसमें वो है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म है, वो पहले क्या था, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन अभी आईपीसी के ऑफेंस को आप टेररिज्म के एक्ट से रिलेट करोगे तो ये अपने आप में एक यही बैकवर्ड स्टेट है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया आपने पुलिस को कि राइट टू हैंडकफ, कि इंडिया में तो हैंडकफ का राइट टू हैंडकफ है ही नहीं, क्योंकि काफ़ी जुडिशल प्रोनाउंसमेंट में मना किया गया, आप हैंडकफिंग नहीं कर सकते हो, और इससे डिस्क्रिशन जब हो जाएगी। और दूसरा वीमेन का भी देखो, वीमेन को भी आप अरेस्ट कर सकते हो सनसेट के बाद में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में, जबकि वीमेन को अरेस्ट करने में मना किया था कि सनसेट के बाद में अब अरेस्ट नहीं करोगे, अरेस्ट करना होगा तो वीमेन पुलिस होगी, ये होगा। तो इससे ये हो रहा है कि आप फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हो किसी आदमी को अरेस्ट करने में। इससे क्या हो रहा है कि जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं वो तो लेजिटिमेट हो जाएंगे कई बार कि ये डिस्क्रिशनरी पावर होगी और इसमें टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज़ थी, क्योंकि न्यू जो भारतीय न्याय संहिता बिल है उसने अलाउ कर दी पुलिस की कस्टडी में 15 दिन, और ये कह रहा है कि 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। और इसी में एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर है, उससे भी ये पूछा गया कि आप ये क्या आप सोचते हो कि ये बदलाव होना चाहिए। अब ये पुलिस वाला कह रहा है कि काफ़ी जनरल कंसेंसस है कि जो बिल हैं ये जल्दबाजी में नहीं बदले जाने चाहिए, थोड़ा इनके ऊपर और सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले बिल को पब्लिक डोमेन में डाला जाए, बाद में पब्लिक के कमेंट आएँ, लोगों के इसमें एक्सपर्ट्स के व्यूज़ हैं, उसके बाद इसको चेंज किया जाएगा। ये हैंडकपिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हैंडकपिंग वाला तो ज़्यादा बिग कंसर्न होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये देखो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह रखा है डी के बासु और वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में कि लोगों को हैंडकपिंग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे इंडिविजुअल की डिग्निटी हर्ट होती है। बट प्रैक्टिस में देखो काफ़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ है हैंडकपिंग के लिए। आपने फॉरेन में देखा होगा और कई बार मूवीज़ में देखा होगा कि हैंडकपिंग तो वहाँ भी होती है। बट इंडिया में आप देखो कि इंडिया में हैंडकपिंग नहीं करते, और वहाँ पे तो कई बार ऐसा होता है कि इवन हेड ऑफ द स्टेट कि अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने कोई गलती की उसको भी हैंडकपिंग दिखाया जाता है कई बार। लेकिन इंडिया में अगर कोई माफिया मेंबर है उसको भी कह रहे हो कोर्ट की डायरेक्शन है कि आप उसको हैंडकप नहीं कर सकते हो। और यहीं पे एक पुलिस की तरफ से पर्सपेक्टिव आता है
कि आप पुलिस वाले को क्यों फोर्स कर रहे हो कि वो हैंड कपिंग की बजाय किसी को हाथ से होल्ड करे। आपने कितनी बार देखा होगा कि किसी भी जिसके ऊपर ट्रायल चल रही है या इन्वेस्टिगेशन, उसको पुलिस वाला हाथ से पकड़ता है और फिर कोर्ट वगैरह में पेश करता है। भला आप हाथ से टच कर रहे हो सकता है किसी को कोई स्किन डिजीज़ हो, उसके हाथ किस तरह गंदे हो या कोई भी दिक्कत हो, तो आप उसको फोर्स क्यों कर रहे हो पुलिस वालों कि आप हाथ से पकड़ोगे, हैंड कपिंग नहीं करोगे। अब यही है कि जो नए वाले प्रोविज़न में जो राइट टू हैंड कपिंग है, ये तो एक्चुअल प्रोविज़न ही बन गया नए वाले बिल में। तो राइटर ये कह रहा है कि हम तो इसमें फिर से पीछे चले गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था हैंड कपिंग नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे तो आपने प्रोविज़न ही डाल दिया। दूसरा क्या करा डी के बासुर केदारनाथ वाले में क्या हुआ था, केदारनाथ ने ऑल दो जो सेडिशन एक्ट है उसको अपहेल्ड कर दिया था कि सेडिशन एक्ट आप कंटिन्यू रख सकते हो, बट कुछ क्राइटेरिया क्या था कि सेडिशन एक्ट आप जब तक एक्चुअल पब्लिक ऑर्डर की सिचुएशन न हो, अगेंस्ट द गवर्नमेंट न हो और कोई इस टाइप का हो जिससे कि वायलेंस क्रिएट हो सकता है, तभी आप इस्तेमाल करो, इसको पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल मत करो। बट जो नया बिल है इसने तो काफ़ी इसमें रैप्चर मतलब इसमें दरारें डाल दी। और यही है कि ये रिपील है या रिवोकेशन है या अमेंडमेंट नहीं है, मतलब ये कन्फ्यूजन सा क्रिएट कर दिया। ये पूछ रहे हैं कि नए वाले बिल में क्या सिमिलरिटी है पुराने वाले के साथ में और क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं। तो दूसरा राइटर कह रहा है कि नए बिल तो ऑल दो सिमिलर ही है, क्योंकि वायलेंस तभी भी हो रहा है। आप देखो कितने ज़्यादा मॉब लिंचिंग के, काउ विजिलेंटे केसेस हो रहे हैं, वीमेन के प्रति वायलेंस हो रहा है, बाकी लोअर कास्ट के प्रति वायलेंस हो रहा है। अभी रिसेंटली देखो मणिपुर में मतलब क्या हालत हो रखी, वही कह रहा है। दूसरा देखो डिटेंशन विदाउट चार्ज तो अभी भी हो ही रहे हैं यूपा के अगेंस्ट, उसमें देख लो आप सेडिशन के चार्जेस में देख लो। तो वही कह रहा है कि बिल ने तभी इन चीज़ों को लेजिटिमाइज कर दिया कि ये जो प्रैक्टिस हैं वो हैं, बट क्योंकि सब्सटेंशियल डिपार्चर है ही नहीं। बोला राइटर कह रहा है कि इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। इसमें क्या कर दिया कि जो सेक्शन थे उनको, फॉर एग्जांपल कोई सेक्शन 1 था उसको चेंज करके सेक्शन 10 बना दिया, 10 को बना दिया 20। तो बोला आपने सेक्शन को जम्बल्ड कर दिया, जिसके कारण क्या हो रहा है, एम्बिग्यूटी और कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्रिएट हो गया। पहले किसी को सेक्शन 3, राइटर ने काफ़ी एग्जांपल भी दिए हैं कि भाई 376 है, लोगों को पता है ये किससे रिलेटेड है, 302 है रिलेटेड है, बट ये क्या हुआ अब इसको किसी और सेक्शन में डाल दिया तो वो काफ़ी चेंजेस हो गए। अब ये देखो कि सेडिशन वर्ड को रिप्लेस करके गवर्नमेंट डाल दिया सबवर्सिव एक्टिविटीज़। अब इसने तो और ज़्यादा वेगनेस कर दिया और काफ़ी ब्रॉड एम्बिग्यूटीज़ क्रिएट कर दी। सेकंड देखो जो टेररिस्ट एक्ट है, ऑलरेडी बता रखा है यूपा में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में बता रखा है कि इंडिविजुअल को एज ए टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जाता है, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को किया जा सकता है। अब इसके प्रोविजन अगर आईपीसी में डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कन्फ्यूजन हो गई। अब इसमें देखो कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी भी डैमेज की है तो उसको भी आप टेररिस्ट एक्ट कर रहे हो, मतलब किस टाइप की चीज़ें हो गई। दूसरा देखो कि प्रोवोकेशन और इंटिमिडेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये सेक्शन में डाला कि अगर गवर्नमेंट को प्रोवोक करोगे, डराने की कोशिश करोगे तो भी आपके ऊपर टेररिस्ट एक्ट लग सकता है। अब राइटर यही कह रहा है कि भाई कोई भी चीज़ होगी ना, गवर्नमेंट तो बोल दे इसने प्रोवोक किया है तो उसको टेररिस्ट एक्ट बनाया जाएगा। तो ये बहुत ही एक रिग्रेसिव चेंजेस बताया गया यहाँ पे। अब यही कह रहा है कि नई जो ओल्ड वाइन है वो नई बोतल में डाल दिया और ज़्यादा चेंज नहीं है, बट ये कह रहे हैं कि थोड़े बहुत चेंजेस तो हुए हैं। अब देखो कि बिल ने काफ़ी नए सेक्शन डाले हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता बिल, टेररिज्म डिफाइन कर दिया, ऑर्गेनाइज क्राइम डिफाइन कर दिया, सेडिशन को रिप्लेस करके उन्होंने दूसरा वर्ड सबवर्सिव एक्टिविटीज़ वर्ड चेंज करके डाल दिया। और नए प्रोविजन जैसे कम्युनिटी सर्विस के बारे में डाला है, मॉब लिंचिंग के बारे में डाला है, काफ़ी ऑफेंसेस को यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है। और जो भी वीमेन के अगेंस्ट में क्राइम होंगे उसके अगेंस्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। बट राइटर ये कह रहा है कि मुझे इसी चीज़ की चिंता हो रही है कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिए, वो नहीं करना चाह रहे थे। अब एग्जांपल दे जाते, 302 आईपीसी का, उसको बना दिया 101, 420 को बना दिया 316। और इतने सालों में आप ये देखो कि लोगों के दिमाग में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट तो छप ही गया है, मोस्टली लोगों को पता चल गया कि सबको पता 302 मर्डर से रिलेटेड है, 420 चीटिंग से रिलेटेड है, 379 पनिशमेंट है चोरी के लिए, 395 है डेकोइटी के लिए। तो ये लोगों को याद हो रखे हैं। अब ये देखो 302 हो गया 101, मतलब ये कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल फिगर चेंज कर दिए। जो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो डाटा मेंटेन करता है, या एक क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम है, मतलब पुलिस के भी रिकॉर्ड्स को कितना चेंज करना पड़ेगा, नए रिकॉर्ड के हिसाब से उनको ट्रेन होना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि लॉज को चेंज करना चाहिए जब लॉ पुराने हो जाते हैं। बट ये देखो कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट में जितने एक्ट हैं उनको आप ये ध्यान रखो कि मिसयूज़ ना हो। फॉर एग्जांपल सेडिशन का है, उसको मिसयूज़ ना हो, ठीक है वो लॉ है पुराना है उसको चेंज कर सकते हो, बट मिसयूज़ नहीं होना चाहिए।
कुछ एक सेक्शन तो इतने ज़्यादा मिसयूज़ किए जाते हैं, बट मिसयूज़ के कारण ये नहीं होगा कि लॉ ही गलत है। भाई आप ये फोकस करो ना कि कैसे हम इसको मिसयूज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि लॉज को चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा। क्योंकि कोर्ट ने एग्जांपल दिया जाता है यहाँ पे 377 जो कि होमोसेक्सुअल मैरिज है उसको ऑलरेडी डीक्रिमिनलाइज कर रखा है, बट जो नॉन कंसेंसुअल सेक्स है वो तभी भी ऑफेंस है। मतलब यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है। दूसरा देखो कि किसी सेक्शन को रिमूव करके नए बिल में डाल दिया तो, लेकिन ये हो गया कि जो रेप वाले केसेस हैं उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए थोड़े कोई मना कर रहा है, जैसे एडल्ट मैन और दी ट्रांससेक्सुअल पीपल है। अब नए रेप के प्रोविज़न थोड़े से जेंडर्ड हो गए और ये कह रहा है कि ओनली वीमेन के प्रति अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि अब ये देखो कि पॉलिटिकल डिबेट्स भी स्टार्ट हो गई इसके ऊपर में। जैसे मॉब लिंचिंग है उसको एक सेपरेट ऑफेंस बना दिया, चलो अच्छी बात है, सेंटेंस 7 साल की बना दी। और लेकिन लोग तो ये देखो ना अभी मारे जा रहे हैं। और दूसरा ये है कि इससे ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है पुलिस को वो ज़्यादा दे दी, क्योंकि सेंटेंस जो थी इसमें मॉब लिंचिंग में उसको देखो 7 साल से लाइफ सेंटेंस तक कर दिया और इन डेथ तक। तो ये तो डिपेंड कर जाएगा कि कौन सी मॉब लिंचिंग को आप कितनी पनिशमेंट दे रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और दोबारा सोचने की ज़रूरत है। दूसरा देखो लव जिहाद, जिसको डिफाइन कर दिया कि कंसीलिंग योर आइडेंटिटी बिफोर द मैरिज, मतलब शादी से पहले अगर आप नहीं आइडेंटिटी छिपा रहे हो तो ये लव जिहाद के अंडर में आ गया। और इसमें भी लाइफ सेंटेंस दे दी 10 साल की। और सेम बिल में क्या कर दिया, सेक्सुअल ऑफेंस को भी एक सेपरेट चैप्टर बना दिया। बट ये देखो यहाँ पे भी सिर्फ वीमेन के प्रति है, मतलब सरकार ये भूल गई या जो भी लॉ मेकर ये भूल गए कि सेक्सुअल ऑफेंस तो भाई मैन का मैन पे भी हो सकता है, वीमेन का वीमेन पे भी हो सकता है। तो आज के दिन सोसाइटी के एस्पिरेशन को देखते हुए इसको थोड़ा सा वाइड करने के लिए लास्ट में आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो बहुत ही वेलकम, मतलब अच्छा काम किया है। राइटर कह रहा है कि वो तो काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छे हैं। जैसे सबसे पहले टेररिज्म को डिफाइन कर दिया, ये अपने आप में राइट डायरेक्शन में है। बट एक नॉर्मल ऑफेंस को जैसे गवर्नमेंट को प्रोवोक करना, उसमें टेररिज्म वाले एक्ट को थोड़ा सा रिपील करने की ज़रूरत है। दूसरा देखो ऑर्गेनाइज क्राइम्स है उनको भी डिफाइन किया गया कि जब ट्रायल कंक्लूड होगी तो जजमेंट देना पड़ेगा 30 दिन के अंडर में, और 2 ही एडजोर्नमेंट, मतलब 2 बार ज़्यादा एडजोर्नमेंट आप नहीं कर सकते। ये भी अच्छा स्टेप है। तीसरा देखो कि ये जो चीज़ें हैं ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने वाली हैं। जैसे कि अगर आप ट्रायल 6 महीने में ख़त्म नहीं करते हो तो राइटर ये कह रहा है कि ये वाली जो चीज़ें हैं कि 6 महीने में ट्रायल करनी है, ये सिर्फ पेटी ऑफेंस में है, मतलब बड़े ऑफेंस में नहीं है। और दूसरा ये है कि जो सीरियस ऑफेंस है उनके साथ में भी इसको लिंक करने की ज़रूरत है कि उनकी ट्रायल भी जल्दी से जल्दी ख़त्म की जाए। तो ये था हमारा दोनों एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।